गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 2 ल्हासा की ओर का परिचय जानने के लिए। पाठ का परिचय। यह पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जब लेखक ने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अर्थात वहां भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए लेखक को भिखमंगे के वेश में यह यात्रा करनी पड़ी थी। वे एक भिखारी के वेश में वहां पहुँचे। इस पाठ में हमें ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते और तिब्बती समाज के विषय में जानकारियाँ मिलती हैं कि वहाँ जाने के लिए कितने कठिन रास्तों से लेखक को जाना पड़ा था ल्हासा की ओर, और वहाँ का जो समाज है किस तरह से रहता है और उनकी जो वेशभूषा, रहना सहना आदि, रहन सहन कैसा है, इसके बारे में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ का सार। जिस समय लेखक तिब्बत की यात्रा पर गए थे, उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और ल्हासा यहाँ की राजधानी थी। लेखक नेपाल से होकर ल्हासा गए थे। वह प्राचीन मुख्य मार्ग था। वह जो रास्ता था वह क्या था? प्राचीन मुख्य मार्ग था, पुराने समय का मुख्य रास्ता था, जिससे सैनिक भी जाया करते थे और व्यापार भी होता था। मार्ग में लेखक को कई कष्ट सहने पड़े, साथ ही कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दी, जैसे कि वहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि नहीं था। वहाँ के लोगों का अजनबियों के प्रति भी व्यवहार अच्छा था। जो वहाँ के लोग थे अजनबी लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा रखते थे। अब देखिए, आप किसी के घर गए हैं और वे अपने घरों को खुला रखते थे, ऐसा नहीं कि ताला लगा के रखते। किसी को किसी से भय नहीं था, और यदि कोई आता है तो उसके द्वारा लाए गए सामान से वहाँ की जो स्त्रियां हैं चाय आदि बनाकर दे दिया करती थी। और यदि किसी को शक लगे कि उनकी चाय ढंग से नहीं बनेगी या उसमें दूध आदि नहीं डाला जाएगा जो आप दे रहे हैं, तो आप उनके घर में स्वयं भी चाय बना सकते हैं। वहाँ के लोगों का अजनबियों के प्रति भी व्यवहार अच्छा था। वहाँ के डाणे पर्वतीय श्रेणी को कहा जाता है, बहुत खतरनाक थे। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। डाकू लोगों को लूटने की नीयत से उनका खून तक कर देते थे। वहाँ पर जो डाकू थे खुलेआम घूमते थे और लोगों को लूटने के लिए आते थे, लेकिन यदि उनको लगे कि जो दूसरा व्यक्ति उन पर वार कर देगा तो वह उसको जान से मार देते थे। लेखक और उसका साथी सुमति भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें इस रास्ते से जाने में कोई भय नहीं था, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। थोंगला के आखिरी गांव में उसे सुमति के जान पहचान के लोग मिले। लेखक को वहाँ सुमति के जान पहचान के लोग मिलते हैं, इसलिए लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। दूसरी बार जब लेखक जाता है तो लेखक सुमति के साथ 5 साल के बाद जाता है। दूसरी बार साल बाद एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया। दूसरी बार वह घोड़े पर सवार होकर आता है, क्योंकि अब उन्हें 16-17 मील दूरी का सफ़र तय करना था। काफ़ी लंबा सफ़र था। यहाँ पर हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमा करते थे, और लोग हथियार लेकर घूमा करते थे, तथा यदि उनको दूसरे लोगों से किसी प्रकार का भय लगता है तो वह उस पर हमला बोल देते थे। दोपहर तक वे डाणे पहुंच गए, लेखक और उसका मित्र सुमति। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ का सबसे ऊंचा स्थान देव स्थान था, जिसे कपड़े और झंडियों से सजाया गया था। उतराई के समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण वह पीछे रह गया और रास्ता भटककर कहीं और चला गया।